बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम खबर क्या है और मैं हूं आपकी मेज़बान फरजाना सिद्दीक। नाज़रीन, आज की पहली खबर यह है कि कराची इंटर बोर्ड ने साल 2024 में तारीख के बदतरीन नताइज का ऐलान किया था। कम नंबर हासिल करने वाले तलबा ने एहतजाज भी किया था, जिसके बाद इंक्वायरी कमेटी तश्कील दी गई और अब फैक्ट फाइंडिंग पार्लिमानी कमेटी की रिपोर्ट में होशरुबा इंकशाफात सामने आए हैं और पार्लिमानी कमेटी ने नंबरिंग के तरीक़ाकार पर भी सवालात उठाए हैं। मज़ीद तफसीलात बताने के लिए हमें कराची स्टूडियो से ज्वाइन करेंगे नुमाइंदा कासिम खान। जबकि आज की दूसरी खबर में आपको बताएंगे कि कोयटा कैस्को के सूबाई हुकूमत और उसके झैली महकमों के ज़िम्मे अरबों रुपए के बकायाजात वाजिबुल अदा हैं। अब गर्म मौसम में उन बकायाजात की सज़ा बिल देने वाले सार्फिन को भी लोड शेडिंग की सूरत में मिलेगी। मज़कूरा रकम में से सिर्फ ज़रई सार्फिन के ज़िम्मे अरबों रुपए से ज़ायद के बकायाजात हैं। मज़ीद तफसीलात बताने के लिए कोयटा से हमें ज्वाइन करेंगे मोहम्मद गज़नफ़र। जबकि आज की तीसरी खबर में आपको बताएंगे कि वर्ल्ड बैंक की जानिब से हामला औरतों और कमज़ोर पैदा होने वाले बच्चों के लिए AAP मनसूबा 10 सालों के लिए शुरू किया गया, जिसमें 8 महकमों के लिए अरबों रुपए की रकम बतौर कर्जा दी गई। इस प्रोजेक्ट के तहत 50% से ज़ायद रकम सेहत के लिए मुख्तस की गई और अफसरान की जानिब से इस प्रोजेक्ट में करोड़ों रुपए की बंदरबांट भी की गई। तफसीलात बताने के लिए कराची स्टूडियो से हमें ज्वाइन करेंगे मंसूर मुगीरी। नाज़रीन, चलते हैं आज की पहली खबर की जानिब। तो कराची इंटरमीडिएट बोर्ड के इम्तिहानात के नताइज पर तलबा की जानिब से उठाए गए तहफ़्फ़ुज़ात के पेश नज़र फौरी तौर पर इंक्वायरी कमेटी तश्कील दी गई थी। सिंध असम्बली की कायम करदा कमेटी की फैक्ट फाइंडिंग इंक्वायरी कमेटी की रिपोर्ट में इम्तिहानात के तरीक़ाकार, असेसमेंट, इम्तिहानी रिकॉर्ड और मार्क्स शीट तक के मराहिल में बेज़ाब्तियों और बेकायदगियों की निशानदही की गई है। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं नुमाइंदा कासिम खान से। कासिम, सबसे पहले तो बताएं कि पेपर्स के दौरान नकल और बूटी माफिया सरगर्म तो था ही, मगर अब क्या पेपर्स चेकिंग में भी शफाफियत नहीं है? जी, बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एजुकेशन कराची जो है इस पर करप्शन का गढ़ बना हुआ है। एक मुनज़्ज़म माफिया जो है इस बोर्ड को कंट्रोल कर रहा है और सेंटर फिक्सेशन से लेके नताइज के ऐलान तक तमाम मराहिल प्री प्लान तय करते हैं और उसके मुताबिक जो है वो एक शख्स को जो रिज़ल्ट को इंजीनियर करने के लिए एक्सपर्ट माना जाता है उसको तैनात करते हैं और उसके थ्रू जो है तमाम नताइज के प्री एग्ज़ाम से लेके नताइज के ऐलान तक और इलाज के ऐलान के बाद जो स्क्रूटनी करते हैं उस तक को ये नताइज फ़रोख्त होते हैं। और इस सिलसिले में किसी को भी आज तक जो है बहुत अरसे से सिस्टम चल रहा है, किसी को भी आज तक कोई सज़ा नहीं हुई है, जिसकी वजह से ये माफिया बेधड़क हो के जो है वो नताइज बेचते हैं और उससे करोड़ों रुपए जो है ना वसूल करते हैं। इस साल जो है ज़राअत मुसद्दिक़ा ज़राए के मुताबिक जो नताइज फ़रोख्त करके रकम हासिल की गई है वो 65 करोड़ की लगभग है। अच्छा। तो इसलिए इनको कोई ना तो कोई इदारा पूछता है, इनको ना तो कोई और बोर्ड के जो ऊपर वाले कंट्रोलिंग अथॉरिटीज़ हैं वो इनके पे ध्यान नहीं देती है, जिसकी वजह से ये बिल्कुल बेलगाम हो चुके हैं और खुलेआम जो है वो नताइज फ़रोख्त होते हैं और वो रकम दूसरे कामों में इस्तेमाल होती है। जी अच्छा कासिम, ये तो हम बरसों से सुनते आ रहे हैं कि पेपर जो है वो एक दिन पहले ही लीक आउट हो जाता है, व्हाट्सएप पे ग्रुप्स में शेयर कर दिया जाता है, बूटी माफिया बहुत काम करती है। लेकिन अब जो सूरत हाल है ये उससे भी ज़्यादा गंभीर दिखाई दे रही है कि मार्किंग का अमल वो भी शफाफ नहीं है। तो मार्किंग के इस अमल में होने वाली गलतियों की जिम्मेदारी किस पर आयद होती है? जी देखें, पहले तो पेपर आउट होते थे और लोग छोटे पैमाने पर जो है करप्शन होती थी। हाँ। जैसा रात को पेपर लीक कर दिया, सुबह इम्तिहानी मराकज़ में नकल करवा दी, अब तो वो बिल्कुल वो चीज़ें वो फैशन बिल्कुल पुराना हो गया है। अब जो लेटेस्ट जो टेक्नोलॉजी है वो इसको माफिया उसी को इस्तेमाल कर रही है। अच्छा। पहले तो ये होता है कि नकल सुबह सुबह जो है पेपर आउट कर लेते हैं, 2-4 घंटे पहले पेपर आउट हो जाता है, वो फिर एक माफिया के बिल्कुल टीमें बैठी होती हैं, ग्रुप्स बने हुए हैं सोशल मीडिया पे, तो ग्रुप्स में जो है वो सोल्व पेपर ये लोग लीक करते हैं और स्टूडेंट्स बड़े पैमाने पर शहर के जो इम्तिहानी मराकज़ में बैठे स्टूडेंट्स हैं वो इन ग्रुप्स को देखकर जो है वो नकल करते हैं। वहाँ से अगला स्टेप आ जाता है उसमें एग्जामिनेशन जो पेपर चेकिंग में
अब जो कोड होता है, कोडिफायर होता है, एक कॉपी के ऊपर कोड डलता है, रोल नंबर वाली स्लिप फट जाती है, उसको कोड डालते हैं, कोड डालने के बाद जो है ना उसको जाता है एग्जामिनर के पास जो पेपर चेक करता है। अच्छा। तो पेपर चेक जिनके पास चला जाता है, माफिया के पास पहले से कोड फार्मूला होता है, वो कोड को डीकोड करते हैं और इनके जिन जिन से पैसे पकड़े होते हैं उनको जो है वो एग्जामिनर को बोलते हैं इनको इतने नंबर देने हैं। पूछने लगी थी कि ये देखा पता ये कैसे गया है चलता है कि वो कि कॉपी जो ये वाला बेचते हैं, पेपर जो अगर है ये, कॉपी इस काबिल है उसमें लिखा जाए। बिल्कुल मैं यही पूछने वाली थी कि ये किस तरह से पता चलता है कि ये वो जो रोल नंबर है ये इस चेकर के पास गया है, उसने चेक करना है इसको। असल में जो माफिया है जिसको हैंडल कर रहे होते हैं वो उनके पास जो कोडिफायर होता है उनके अपने बंदे होते हैं जो कोडिंग करते हैं आंसर शीट्स पे। तो उनके पास कोड फार्मूला होता है, तो वो कॉपी वो करते हैं डीकोड करके चेक करते हैं कि फिलहाल नंबर की कॉपी किसके पास गई है। अच्छा। फिर वो जो कॉपी चेक करने वाले भी इनके अपने लोगों को रखते हैं, मतलब एक मखसूस गिरोह के लोग होते हैं जो इम्तिहानी कामों में और उनको इन्वॉल्व रखते हैं। और वो मखसूस गिरोह जो है जब बोर्ड में कोई तब्दीली आती है तो वो शोर शराबे भी वही लोग करते हैं जी, बच्चों का मुस्तकबिल तबाह हो गया और बोर्ड में फिलहाल अच्छा चेयरमैन था या अच्छा कंट्रोलर था जो उनके तारीफ के मुताबिक, तो उनको हटा दिया गया। तो वो लोग फिर अपोज करते हैं, तो वो अपने बंदे इसलिए उनके बंदे रखे हुए होते हैं, वो जो पेपर चेकर होता है उसके पास कॉपी चली जाती है, फिर डीकोड करके उनको बताते हैं जी ये इसकी कॉपी पे इतना नंबर देना है। अगर उस कॉपी पे लिखवाने के लिए स्पेस है तो ठीक है, वरना ये बगैर नंबरिंग की कॉपी रखी होती है जो बाजारों कॉपियां छपा के रखते हैं, वो बगैर नंबरिंग वाली कॉपी फिर वो उसी कॉपी का नंबर उस पर लगा लेते हैं। लगा के वो नई कॉपी इनको दे देते हैं, वो बच्चों को घर दी जाती है, घर से जो है ना 24 घंटे में लिखवा के वापस जो है वो कॉपी एग्जामिनर के पास चली जाती है। तो वो जाहिर बात है आप घर पे बैठ के सही से कोई हल करता है तो उसके 80-90 नंबर 95 नंबर तो आ ही जाते हैं। बिल्कुल ऐसे तो ये पूरा एक इंजीनियरिंग सिस्टम है। उसके बाद जब एग्जामिनेशन जब रिजल्ट आने से पहले जो मतलब लोग वहां तक अप्रोच नहीं कर पाए और रिजल्ट से पहले जो अप्रोच करता है फिर उनका अवार्ड लिस्ट 2 में चेंजिंग करते हैं। अगर अवार्ड लिस्ट से भी काम गुजर चुका है तो आईटी सेक्शन में जाके जो कंप्यूटराइज टेबुलेशन है, कंप्यूटराइज टेबुलेशन में चेंजिंग करते हैं और नताज ऐलान करने से एक रात पहले भी जो है ना वो नताज तब्दील होते हैं। उसके बाद जो है अगर वहां से भी कोई आगे निकल जाता है और उसको बाद में याद आ जाता है जी मेरा रिजल्ट तो सही नहीं आया, मैंने चेंज कराना है, फिर उसके लिए एक स्क्रूटनी का सिस्टम है। वो स्क्रूटनी तो उन बच्चों की होती है जो रीटोटलिंग करते हैं या कोई गलती से कदा नंबर ऊपर नीचा हुआ तो उसको सही करते हैं। मगर यहाँ पे जो कमेटी बनी थी, जो फैक्ट फाइंडिंग कमेटी ने, तो जो चीजें इंडिकेट की हुई हैं उनमें किसी के 28 नंबर हैं तो उनके 80 नंबर कर दिए गए हैं, जिसके 20 नंबर थे उनको 75 कर दिए गए हैं। तो बड़े पैमाने पर जो है ना स्क्रूटनी में उन्होंने जो वो किया हुआ है, पॉइंट आउट किया, उसमें ये लिखा है कि कमेटी ने जो फैक्ट फाइंडिंग कमेटी थी, कमेटी ने लिखा है कि इतने बड़े पैमाने पर कंप्यूटर सेक्शन में नताइज की तब्दीली जो है वो किसी इंसानी गलती नहीं मानी जा सकती है। इसके अलावा जो नताइज तब्दील किए गए हैं उस पर न तो किसी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के साइन है, न किसी की अप्रूवल है, बराह रास्त जो है ना वो कॉपियों के पहले सफ़े पे चढ़ा दिए या उधर डायरेक्ट कंप्यूटराइज टेबुलेशन पे नंबर चढ़ा के जो है ना वो नंबर बढ़ा दिए गए हैं। कासिम क्या कहेंगे आप, किसी मुलव्विस अफराद को सजा हुई है अभी तक? क्योंकि जिस तरह से फैक्ट फाइंडिंग की रिपोर्ट इस वक्त सामने आ चुकी है उसके मुताबिक बहुत सी चीज़ें वाजे हो गई हैं, या फिर हम ये कह सकते हैं कि इस मामले में भी सिर्फ जुबानी कलामी कार्रवाई की जा रही है? जी देखें, ये जो माफिया है ये इतना मजबूत है कि वज़ीर आला सिंध जो बोर्ड्स एंड यूनिवर्सिटीज की कंट्रोलिंग अथॉरिटी है वो भी इनके सामने बिल्कुल बेबस हैं। ठीक, उन्होंने पर्सनल इंटरेस्ट लेके सिंध के जो 8 तालीमी बोर्ड्स थे वहाँ चेयरमैन लगाने के लिए बजरिया सरज कमेटी 3 साल के लिए चेयरमैन लगाने के लिए इश्तार दिलाया। उसके बाद उसको सरज कमेटी ने रिकमेंडेशन दी। तमाम बोर्ड्स में तकरीबन चेयरमैन अपॉइंट हुए, मगर जो सबसे बड़े तालीमी बोर्ड जिनमें सबसे ज्यादा करप्शन है वो है बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एजुकेशन कराची और बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन हैदराबाद। अच्छा, आप इस बात से अंदाजा लगा लें कि इन 2 बोर्ड्स में माफिया ने किसी शख्स को आने नहीं दिया। एक पहले जो चेयरमैन रिकमेंड हुए थे जो टॉप नंबर पे थे, उन्होंने जब हालात चेक किए कि वहाँ के हालात क्या हैं तो लोगों ने उनको बताया कि वहाँ तो बिल्कुल माफिया काबिज है और यहाँ आप जाएंगे तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे, सिस्टम आप सही नहीं कर पाएंगे, सिर्फ आपने बदनामी का बोझ लेके निकलना है। तो उन्होंने अपने कैंडिडेटशिप जो है ना वो लिख के दिया कि जी मैं वापस लेता हूँ।
बिल्कुल कासिम, देखा जाए तो किसी तरह से भी ये जो सिचुएशन बन चुकी है ना, ये इसको हम भूल नहीं सकते हैं, इसको हम बिल्कुल साइड लाइन नहीं कर सकते हैं। ये इतनी सीरियस सिचुएशन है, अगर देखा जाए तो आने वाली हमारी नस्लों का दारोमदार इसके ऊपर है, उनका मुस्तकबिल इस पे मुनहसर है कि वो तालीम के लिहाज में कितना आगे बढ़े हैं। देखा जाए तो हमारे तालीमी सिस्टम की भी खराबी है और इससे ज़्यादा उन लोगों की नीयत में फतूर है कि वो किसी तरह से भी काबिल अफराद को आगे नहीं आने दे रहे। इस हवाले से हुकूमत को बिल्कुल सीरियस होकर कोई ना कोई ठोस इकदाम करने चाहिए। नाज़रीन, वापस आएंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। अब आपको बताएंगे कि कोयटा कैस्को के सूबाई हुकूमत और उसके झैली महकमों के ज़िम्मे अरबों रुपए के बकायाजात वाजिबुल अदा हैं। अब गर्म मौसम में उन बकायाजात की सज़ा जो है वो बिल देने वाले सार्फिन को भी लोड शेडिंग की सूरत में मिलेगी। मज़कूरा रकम में से सिर्फ ज़रई सार्फिन के ज़िम्मे अरबों रुपए से ज़ायद के बकायाजात हैं। तफसीलात बताने के लिए कोयटा से हमें ज्वाइन किया है गज़नफ़र ने। अच्छा गज़नफ़र, हमें ये बताएं कि बलोचिस्तान में कैस्को के 724 अरब से ज़ायद के बकायाजात हैं। इतनी ज़्यादा रकम वाजिबात की मद में कैसे बन गई है? जी बिल्कुल, बलूचिस्तान में कैस्को के जो अदाद शुमार ज़ाहिर किए गए हैं, जो बताया गया है, उसमें 724 अरब 82 करोड़ रुपए बलूचिस्तान के जो हुकूमत है और बलूचिस्तान के जो ज़रई सार्फिन हैं इनके ऊपर वाजिबुल अदा है। जबकि इसी तरह जो ये रकम है इसमें ज़रई सार्फिन के ऊपर सिर्फ 557 अरब 76 करोड़ रुपए ज़ाहिर किए गए हैं। ये रकम इस तरह से बनी है कि वफाकी और सूबाई हुकूमत ने ज़रई सार्फिन को एक सब्सिडी दी हुई थी, जिसमें जो ट्रांसफार्मर है उसके थ्रू उनके ट्यूबवेल्स को बिजली फराहम की जाती थी, जिसमें 4000 रुपये ज़रई सार्फिन अदा करते थे और 4000 रुपये जो है बलूचिस्तान गवर्नमेंट की तरफ से और वफाक की तरफ से कंट्रीब्यूट किया जा रहा था। ताहम उस दौरान इनको ये था, बिजली की शिकायत थी कि बिजली 6 घंटे 8 घंटे फराहम की जाती है, जिसमें फ़ेज़ 1 फ़ेज़ 2 के मसाइल भी रहते हैं, जिसकी वजह से ज़रई सार्फिन को बिजली सही मुयसर नहीं हो रही। इसी दौरान बिल की जो अदायगी है वो कुछ डिले का शिकार हुई। फिर गवर्नमेंट्स की तरफ से भी, वफाक और सूबाई हुकूमत की तरफ से सब्सिडी में भी डिले आया, जिसके बाद करते करते अब ये वाजिबुल अदा जो रकम है वो 557 अरब रुपए तक पहुंच चुकी है। अच्छा गज़नफ़र, सबसे पहले तो मुझे ये बता देना कि कितने सूबाई महकमे हैं जो ना दहिंदा हैं इस वक्त? देखिए, बलूचिस्तान गवर्नमेंट के जो बताया गया कैस्को की जानिब से जो वाजिबुल अता रकम है उसमें तकरीबन तमाम ही बलूचिस्तान हुकूमत के महकमे शामिल हैं जिन्होंने अब तक जो है वो बिल अदा नहीं किया है। उसमें ज़िले महकमों के जो सार्फिन हैं, जिसमें तिजारती और सनती सार्फिन की भी रकम ज़ाहिर की गई है, जो 42 अरब 58 करोड़ रुपये बनती है। जबकि जो बलूचिस्तान के जो महकमे हैं उसमें जो है पुलिस का महकमा भी शामिल है, ज़राअत का भी शामिल है, इरिगेशन और दीगर महकमे शामिल है। लेकिन इसके जो हमने गवर्नमेंट से पूछा, जो हुकूमती ज़राए से बात की कि कैस्को के वाजिबुल अदा इतने पैसे बनते हैं, तो गवर्नमेंट की तरफ से ये बताया गया कि ये हमेशा से जो है गवर्नमेंट डिले रहती है। कि उसकी वजह ये है कि बलूचिस्तान जो एक बड़ा सूबा है जहाँ पे मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट्स हैं, खारान, तुरबत, वाशो, किसी तरह गवादर है, जहाँ पर इंटरनेट की एक्सेस इतनी नहीं है और कम्युनिकेशन गैप होते हैं। फिर बिजली के बिल वहाँ देर से पहुँचते हैं, जैसे जो मस्तुंग का एरिया है या जो दीगर इलाके जो अजला हैं उनकी तरफ से भी डिले होता है। जो डिप्टी डायरेक्टर्स या डायरेक्टर्स हैं वो गवर्नमेंट की तरफ जो है वो बिल वगैरह के जो कागज़ी कार्रवाई होती है उसमें डिले होता है। फिर ये तमाम जब बिल इकट्ठे होते हैं गवर्नमेंट के पास आते हैं, फिर महकमा ख़जाना से जो है बाकायदा तौर पर ये पैसे रिलीज़ किए जाते हैं। ताहम ये जो है वक्त के साथ साथ कैस्को को अदायगी चलती रहती है और ये जो पेंडिंग पैसे हैं गवर्नमेंट के ऊपर, ये भी इसी तरह से कुछ पैसे अदा हो जाएंगे, कुछ पैसे रह जाएंगे और ये सिलसिला जारी रहता है। आप बात करें हिकमत अमली के रिकवरी के हवाले से कि कैस्को जो है वो अब रिकवरी करने जा रही है, तो क्या हिकमत अमली इख्तियार करेगी, वो किस तरह से ये रिकवरी की जाएगी? देखें, कैस्को की कोई हिकमत अमली ऐसी ख़ास नज़र नहीं आती, क्योंकि बलूचिस्तान एक कबायली इलाका भी है। फिर यहाँ पे जो है उस तरह से एक्सेस भी नहीं है गवर्नमेंट के इदारों की, और जो बागात वगैरह हैं वो फिर काफ़ी साइड एरियाज़ में बलूचिस्तान के हालात भी डिस्टर्ब हैं, तो वहाँ तक जाके उनकी लाइनें काटना ये काफ़ी मुश्किल होता है। लेकिन कैस्को की पूरी एक कोशिश है कि ये मामला किसी भी तरह से जो है गवर्नमेंट के साथ, ज़मींदारों के साथ खुश असलूबी से तय पा जाए और जो कैस्को के वाजिबात हैं वो कैस्को को मिल जाएँ, ताकि जो ये इदारा
अब खसारे की तरफ ना जाए, बल्कि जो रिकवरी है उसको भरपूर तरीके से करे और जो बैलेंस है कैस्को का वो बराबर हो बलूचिस्तान में, ताकि बिजली जो फराहम की जा रही है और उसकी अदायगी दोनों को लेवल पे लाया जाए। क्योंकि इस वक्त जो है जो ना सिर्फ ये ज़रूरी सार्फिन बल्कि जो सनती, तिजारती और जो घरेलू सार्फिन है उनके ज़िम्मे भी 42 अरब रुपए से ज़ायद के बकाया जात हैं। तो ये बकाया जात देख के तो लग रहा है कि कैस्को की तरफ से रिकवरी का जो मामला है वो काफ़ी सुस्त रवैये का शिकार है और उस तरह से कैस्को एक्शन नहीं कर रहा बलूचिस्तान में। लेकिन कैस्को के पास तो सबसे पहला हल तो यही होता है कि वो कनेक्शन काट दे। क्या अभी तक किसी भी ऐसे महकमे का कनेक्शन काटा गया रिकवरी करने के लिए? जी बिल्कुल, कैस्को की जानिब से ऐसी कार्रवाइयाँ होती रहती हैं हर 2-3 माह के बाद, या कुछ टाइम में जो है वो एक क्रैकडाउन करते हैं इस तरह का कि जहाँ पर बिजली चोरी हो रही है वहाँ के कनेक्शन काट देते हैं और जो अदम अदायगी है उनके कनेक्शंस काट देते हैं। तो फिर उसके बाद यही होता है, जब कनेक्शन कट जाता है तो फिर सार्फिन की जानिब से कम किस्त करवा के वो किस्त पर बिल ले जाया जाता है और फिर कुछ किस्तें उसकी जमा होती हैं 3-4 माह, फिर उसके बाद फिर वो सिलसिला वहीं पर रुक जाता है पैसे अदायगी का। तो ये सबसे बड़ा कैस्को को मसला है और जो कैस्को हुकाम है वो ये कह रहे हैं कि इस हवाले से जो है बाकायदा तौर पर आइंदा से 2 से 3 माह में ये प्लान बनाया जा रहा है कि जितने भी बलूचिस्तान में जो सार्फिन हैं, चाहे ज़रूरी है, सनती हैं, घरेलू हैं, तिजारती हैं, उन तमाम के ख़िलाफ़ एक क्रैकडाउन किया जाएगा और उस वक्त तक जो है उनकी बिजली बहाल नहीं की जाएगी, उनको फैसिलिटेट नहीं किया जाएगा जब तक वो मुकम्मल जो है कैस्को की अदायगी नहीं करेंगे। इस हवाले से अभी बाकायदा तौर पर उन्होंने जो है ये सर्कल भी जारी किया कि कितनी अमाउंट किसके पास है, किस महकमे के पास है, किस इदारे के पास है, किस सार्फिन के पास है। तो उसका मकसद यही है ताकि ये बात जो है पब्लिक हो जाए कि इतने पैसे हैं और उसके बाद जो है आइंदा 2 से 3 माह में जो है कैस्को बाकायदा तौर पर। लेकिन ये हिकमत अमली कब अपनाई जाएगी? जो आप ही कह रहे हैं कि कैस्को जो है वो काफ़ी सुस्त रवि का शिकार है उसकी इस हिकमत अमली के हवाले से। जी बस उस रवि इसी तरह है कि अभी ये 2-3 माह बाद जो है शायद जो ज़राए हैं कैस्को के वो कह रहे हैं कि ये मामला 2-3 माह बाद जो है बाकायदा तौर पर शुरू होगा, क्योंकि अभी गर्मी का सीज़न है, बिजली की तलब भी ज़्यादा हो गई है। तो बिजली की तलब को पूरा करने के लिए भी ऐसे इलाकों में कनेक्शन मुनक़ता कर दिए जाएंगे जहाँ से अदायगी नहीं हो रही, जहाँ से बिजली चोरी हो रही है, ताकि जो जहाँ से अदायगी हो रही है बिलों की और जो सार्फिन बिजली के बिल वक्त पर अदा कर रहे हैं उनको फैसिलिटेट किया जाए। तो गर्मियों से पहले जो है ये एक बड़ा क्रैकडाउन होगा ताकि जो लोड शेडिंग का मसला है वो बलूचिस्तान में सर ना उठाए, उसको कम से कम करने के लिए इन्हीं लोगों पर क्रैकडाउन किया जाएगा। इन्हीं इलाकों में बिजली की लोड शेडिंग ज़्यादा होगी जहाँ से कैस्को की रिकवरी नहीं हो पा रही। ये कैस्को को ये होश गर्मियों के सीज़न में क्यों आता है? अब इसका खुमियाजा जो है वो आम सार्फिन को भुगतना पड़ेगा। किस तरह से फिर इस काम को वो बिजली मुहैया करेंगे फिर वो? देखें ये इसी तरह बदकिस्मती अभी यही हाल जो है गैस दफातर का भी है, गैस कंपनी भी इसी तरह है। अब गर्मियाँ आ गई हैं तो गैस कंपनी की तरफ से भी रिकवरी का सिस्टम स्लो में हो जाएगा। जब भी सर्दियाँ आएंगी तो गैस कंपनी एक्टिव हो जाएगी, फिर गर्मी आएगी तो कैस्को एक्टिव हो जाएगी। तो इनको चाहिए कि ये जो है बाकायदा तौर पर मंथली बेसिस पे रिपोर्ट बननी चाहिए। जिस एरिए का एसडीओ है जहाँ से पैसों की रिकवरी नहीं हो रही उस एसडीओ की जवाब तलबी होनी चाहिए। लेकिन इस तरह का कोई हमें मामला नज़र नहीं आता ग्राउंड पे कि कैस्को का हो रहा हो कि कोई एसडीओ जवाब दे हो कि उसके इलाके में इतनी बिजली की रिकवरी क्यों नहीं हो रही या ट्रांसफ़र पोस्टिंग्स हों इस बुनियाद पर। तो इस तरह का पब्लिक के लिए कोई मामला नज़र नहीं आ रहा। अगर इंडिविजुअली कहीं पर इस तरह की इंक्वायरी हो रही हो तो मीडिया के सामने नहीं है, महकमे के अंदर इस तरह की इंक्वायरी हो रही हो तो अलग बात है, लेकिन पब्लिकली ऐसी चीज़ दिखाई नहीं देती कि किसी रिकवरी ना करने पर एसडीओ या लाइनमैन के खिलाफ कार्रवाई हो रही हो। मुझे सिर्फ ये बताएं कि रिकवरी के हवाले से जांच पड़ताल की जिम्मेदारी किस पर आयद होती है ताकि इसका पूरा डेटा रखा जाए? देखें कैस्को में मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स हैं। जो घरेलू सार्फिन हैं उनको अलग डील किया जाता है, कमर्शल सार्फिन को अलग डील किया जाता है, ज़रूरी सार्फिन को अलग डील किया जाता है। तो तमाम जो महकमे के ज़िम्मेदारान हैं वो अपने तौर पर तो जो है वो प्रोसेस कर रहे होते हैं कागजात में। जैसे ये सारा डॉक्यूमेंट कैस्को के हमारे सामने आए हैं जिसमें टोटल रिकवरी का सारा डाटा कैस्को के पास मौजूद है। लेकिन डाटा की बेस पर तो कैस्को अपना काम कर रहे हैं, लेकिन अमली तौर पर इसको किस तरह से हैंडल किया जाए मामले को, इसमें रुकावट
रुकावटें हैं, तो रुकावटें जो ये भी हैं क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा ये मसला भी है, कबायली सिलसिला है, फिर MPAs के प्रेशर होता है, फिर मौजूदा सियासी पार्टियों का प्रेशर होता है, कहीं से गवर्नमेंट का प्रेशर होता है कैस्को के हुकाम पे या कैस्को के अमले पे, जिसकी वजह से जो है मामला डिले होते जाते हैं और फिर ये जो है बहुत ज़्यादा सिफारिश का कल्चर भी यहाँ पे नज़र आता है, जिसकी वजह बिल्कुल ऐसे ही है गज़नफर। देखा जाए तो क्लाइमेट चेंज की जो है वो हम काफ़ी अरसे से सुन रहे हैं। अब आने वाले वक्त में गर्मी की शिद्दत में इजाफा होगा। अगर कैस्को इसी रवैये के साथ चलता रहा तो रिकवरी के हवाले से तो हमें कुछ भी होता दिखाई नहीं दे रहा है। नाज़रीन, इस हवाले से कैस्को को भी सोचना चाहिए कि हमने रिकवरी कैसे करनी है और अपने सार्फिन को सहूलत किस तरह से देनी है। वापस आएंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन जी, बड़ा ही इंटरेस्टिंग इशू है जो आपके साथ शेयर करने वाले हैं। हम आपको बताएं कि वर्ल्ड बैंक की जानिब से हामला औरतों और कमज़ोर पैदा होने वाले बच्चों के लिए AAP मंसूबा 10 सालों के लिए शुरू किया गया। इस प्रोजेक्ट के तहत 50% से ज़ायद रकम सेहत के लिए मुख्तस की गई। लाइफ स्टॉक एंड फिशरीज़ के ज़िम्मे भी अरबों रुपए के फंड्स दिए गए, जिसमें फिशरीज़ महकमे को सूबे के 24 अजला में मछली की पैदावार बढ़ाकर हामला ख़वातीन को बाकायदा खिलाना शामिल था, जिससे उसकी खुराक में बेहतरी के साथ पेट में पलने वाले बच्चे की नशोनुमा बेहतर हो सके, क्योंकि सूबे में मेलन्यूट्रिशन की कमी के बायस बच्चों के कद में इजाफा नहीं हो पा रहा है और दीगर बीमारियां भी जन्म ले रही हैं। हामला ख़वातीन के प्रोजेक्ट में गड़बड़ के हवाले से इस स्टोरी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं कराची से इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन सेल साउथ मंसूर मुगीरी। मुगीरी साहब, क्या कहूँ मैं अब आपको, हम हमेशा से देखते आए हैं कि औरतों के हकूक़ को सलब किया जाता है बहुत सी जगहों के ऊपर, लेकिन अब हामला ख़वातीन के साथ भी इस तरह का रवैया, मतलब हमें ज़रा डिटेल्स तो शेयर करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मिस फरजाना, जैसे आपने कहा कि ख़वातीन के मामले पे हर तरफ उनसे जो है नाइंसाफ़ी और ज़्यादतियाँ की जाती हैं, और यहाँ स्पेशली ये फंड जो है वर्ल्ड बैंक वालों ने दिया था, क्योंकि सिंध के कई अजला से ये रिपोर्ट्स आ रही थी जो हामला ख़वातीन हैं जिनको जितनी न्यूट्रिशन चाहिए, जिनकी ग़िज़ा चाहिए वो मिकदार नहीं मिल पा रही है, तो उनके बहुत ही जो सीनियर लेवल के लोग थे उन्होंने ये प्रोजेक्ट डिज़ाइन किया कि ख़वातीन को ख़ास तौर पर हामला होने के डिलीवरी तक उनको मछली खिलाई जाए और ताज़ी मछली खिलाई जाए। अच्छा। और उसके बाद जो है ख़वातीन भी ठीक रहेंगी और उनका जो पेट में अंदर बच्चा पल रहा है उसको भी न्यूट्रिशन मिलती रहेगी, तो माँ और बच्चे की दोनों की सेहत अच्छी होगी। तो बिलियंस रुपीस का ये प्रोजेक्ट आप एक्सीलरेटेड प्लान के तहत ये लेके आए। लाइव स्टॉक और फिशरी वालों को अब एक पोर्शन था, मेजर पोर्शन तो हेल्थ के हवाले था, एग्रीकल्चर दीगर सेक्टर में था, लेकिन जो लाइव स्टॉक और फिशरीज वालों ने जो ख़वातीन बेचारियों के साथ जो जुल्म किया है वो हम नहीं कह रहे, ये इंक्वायरी रिपोर्ट है, ये इतने पेपर्स है, उसमें जो इंक्वायरी करने वाले 3 रुकनी अफसरान हैं उन्होंने कहा है कि देखें ये जो जितने तालाब इनको बनाने थे, जहाँ जहाँ जिन गाँवों में निशानदेही की गई कि यहाँ पर हामला ख़वातीन की तादाद है, वहाँ इनको छोटे छोटे 1-2 एकड़ या 4 एकड़ पे तालाब बनाने थे, वहाँ पर मछली का बीज छोड़ना था और उस तालाब के बाद मछली की जो अफजाइश होनी थी और मछली तैयार होने के बाद उन ख़वातीन को खिलाना था। लेकिन जो रिपोर्ट है वो कह रहा है कि कुछ भी नहीं हो सका, छोटे तालाब बनाए गए, उसमें उसकी गहराई का ख्याल नहीं रखा गया, इस वजह से मछली का जो जितनी तादाद डालनी थी वो नहीं रखी गई, और जो जितने तालाब बनाने थे उनका मिकदार भी सही नहीं किया गया और पूरा गैर मयारी काम किया गया, जिस वजह से बहुत बड़ा नुकसान हुआ। ना तो ख़वातीन को वो मछली खिलाई जा सकी और ना ही ख़वातीन के लिए ये प्रोजेक्ट कामयाब हो सका। अच्छा मुगीरी साहब, मुझे तो समझ ही नहीं आ रही है कि मैं क्या कहूँ इस सारे बात के ऊपर। ये तो अपनी नौयत का मुनफरिद प्रोजेक्ट है जिसमें हामला औरतों की नशोनुमा के लिए वर्ल्ड बैंक की जानिब से फंडिंग की गई, मतलब कि बैनुल अक़वामी मालियाती इदारों के फंड्स भी अब वो अफसरान ही खा जाएंगे, वो बाज नहीं आएंगे। देखिए, हैरानगी की बात है, मैं हमेशा बताता रहता हूँ कि सिंध गवर्नमेंट के अपने जो फंड्स हैं उनका तो असर नसर ये करते रहते हैं, फेडरल गवर्नमेंट से पैसे आ रहे उनको भी बख्श नहीं रहे, जो इंटरनेशनल इदारों से आ रहे हैं और ज़रूरतमंद ख़वातीन के लिए जो मुझे बताएं माएँ हैं, बिल्कुल ऐसे ही है, बच्चे पैदा करने हैं, वो बच्चे जो हमारे फ्यूचर बन रहे हैं उनके साथ भी ये केयर कर रहे हैं
और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये डिपार्टमेंट के अपने लोग अपनी इंक्वायरी रिपोर्ट में कह रहे हैं कि इन्होंने बहुत बड़ी गड़बड़ की है और जिस वजह से इस प्रोजेक्ट का जो मतलब था वो हासिल नहीं हो सका है और अफसरान ने बहुत बड़ा नुकसान किया है। सही। अच्छा मुगीरी साहब, चले मुझे बस इतना ही बता दें कि मछली की फिशरीज के लिए वो बाकायदा तौर पे फॉर्म्स बनाने थे, सब कुछ करना था। कितने फीसद हामला खवातीन को मछली खिलाई गई होगी और कितने महीने खिलाई गई होगी और कितनी बार खिलाई गई होगी, इसका कोई हिसाब किताब है? देखिए, वो हिसाब किताब तो बताने के लिए तैयार नहीं है। जो इंक्वायरी रिपोर्ट है उसमें क्लियर लिखा गया है कि इन्होंने एक तो कम बनाए हैं तालाब, मछली के कम तालाब बनाए, उसमें मछली के जो बच्चे डालते हैं और फिर बड़े होते हैं वो जो है थोड़ी तादाद में डाली गई। उसके अलावा जो है वो बनाया सब स्टैंड गया है, उसकी गहराई का ख्याल नहीं रखा तो मछली ही नहीं बढ़ सकी होगी, तो खवातीन बेचारियों ने क्या खाया होगा। हो सकता है कि शुरू में कुछ इन्होंने पैसों से मार्केट से लेके उनको खिलाया हो और तस्वीर भी खींच के जो है ना वो शहीदों में अपना नाम लिखवा लिया हो। बाकी अदरवाइज जब प्रोजेक्ट में जब आपका प्रोजेक्ट सब स्टैंडर्ड लेवल का बना है तो फिर कितनी खवातीन को फ़ायदा पहुंचा होगा। मुझे तो नहीं लग रहा है कि जिस तरह डिज़ाइन किया गया था उस तरह इतने खवातीन को पहुंचा होगा। अगर मैं ये कहूं कि अगर 20-25% को भी फ़ायदा हुआ होगा तो बहुत बड़ी बात होगी, अदरवाइज ये भी नहीं है। अच्छा मंसूर साहब, हम थोड़ा सा मंसूबे के हवाले से भी ज़रा बात कर लेते हैं। क्या इस मंसूबे में ये भी शामिल था कि बच्चों का जिनका कद नहीं बढ़ रहा उन्हें भी अच्छी ग़िज़ा दी जाए? देखिए, जो PC1 है उसमें कहा गया है कि जो मेल न्यूट्रिशन का मसला है, जिसमें स्टंट जो छोटे कद वाले बच्चे हैं उसकी वजह यही है कि माँओं की खुराक सही नहीं है, माँओं को प्रैक्टिकली वो चीज़ें नहीं मिल पा रही जो हमल के दौरान जो मिलनी चाहिए, जिस वजह से बच्चों पे उसकी सेहत पे असर पड़ता है, बच्चों का कद नहीं बढ़ता है, बच्चों में और बहुत सारी बीमारियां पे जन्म लेती हैं। उसकी वजह यही बता रहे हैं। और उन्होंने कहा है कि मछली खिलाने से खवातीन भी ठीक रहेंगी और उनके आने वाले जो बच्चे हैं वो भी ठीक रहेंगे। यकीनन वर्ल्ड बैंक का प्रोजेक्ट है, उन्होंने बहुत ज़्यादा रिसर्च करके दिया होगा। बिल्कुल ऐसे तो नहीं है कोई उन्होंने हवा में तीर मार लिया होगा, उन्होंने रिसर्च करके दे दिया। लेकिन इन जालिमीन ने क्या किया कि उस प्रोजेक्ट को तबाह व बर्बाद कर दिया और अभी तक जो है उसका कोई फ्रूटफुल रिजल्ट नहीं मिला है। सिंध पूरे से कहीं भी एक जगह से ये हमें नहीं पता चला है, ना किसी जर्नलिस्ट से, ना किसी NGO से, ना ही सियासी तंजीमों से, कि इस प्रोजेक्ट के ज़रिए इतने खवातीन को फ़ायदा पहुँचा है। अदरवाइज़ सोशल मीडिया का बहुत बड़ा प्लेटफार्म है, अगर ये प्रोजेक्ट कामयाब होता तो सोशल मीडिया पे बड़ी वाह लगी होती, ये खुद ही वाह करवाते। बिल्कुल करवाते हैं, जब काम करते तो वाह करवाते ना, ऐसे कैसे वाह हो जाएगी मुगीरी साहब? यही तो इंक्वायरी रिपोर्ट में इनके अपने अफसरान कह रहे हैं कि इन्होंने काम ही नहीं किया। जब इनकी नीयत ही काम करने की नहीं थी, जब आप नीयत ही ये करते हैं कि हम पैसे कैसे खाएं, जो मनपसंद कंपनियों को शुरुआत ही इससे करते हैं कि वो मनपसंद कंपनियों को ठेके देते हैं। अच्छा मुगीरी साहब, वैसे हम अगर बात करें तो महकमा लाइफ स्टॉक एंड फिशरीज के हवाले से तो देखा जाए तो ये एक छोटा सा महकमा है, बहुत बड़ा कोई महकमा भी नहीं है, लेकिन इसमें भी 58 करोड़ की गबन की गई है और उसकी तस्दीक महकमे के अपने अफसरान ने की है, और जिसकी तस्दीक नहीं हो सकी है वो कितनी रकम होगी फिर? मिस फरजाना, आप सही कह रही हैं, ये महकमा छोटा है लेकिन अफसरान के पेट बड़े हैं, बड़े पेट वाले हैं। जितना भी माल आए उनके लिए कोई मसला नहीं है। इनके बिलियंस रुपीस के तो प्रोजेक्ट हैं, बिलियंस रुपीस के सिंध गवर्नमेंट के अपने ADP स्कीम्स हैं, वो कहाँ जा रहे हैं कुछ पता नहीं। प्रोजेक्ट जो तबाह व बर्बाद है। महकमा देखने को छोटा है लेकिन फंडिंग ठीक ठाक इसको हो रही है, सूबाई हुकूमत की जानिब से, वर्ल्ड बैंक की जानिब से, दीगर इदारों की जानिब से। 10-15 सालों में इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट आए, वो कहाँ हैं? हमें तो कहीं कुछ भी नज़र नहीं आ रहा। ये फिशरीज बनाने का सोच रहे हैं मुगीरी साहब, मुझे सबसे पहले तो ये बताएं ना कि कराची में समुंदर है, पूरे सिंध में बहुत बड़ी बड़ी झीलें और दीगर मछली के तालाब भी मौजूद हैं, यहाँ से तो अरबों डॉलर की मछली बाहर जानी चाहिए थी। तो उसके हवाले से देखा जाए तो अब ये फिशरीज बनाने के हवाले से सोच भी रहे हैं, अगर वो चली जाती मछली बाहर के मुल्कों में हम भेजते तो हमें कितना ज़र मुबादला आ रहा होता। मिस फरजाना, आप बिल्कुल दुरुस्त कह रही हैं। अगर कराची के समंदर को मछलीज का जो रेशो है पकड़ने का, उसको अगर ठीक करते, अपने जेटीज़ को ठीक करते, माहीगीरों के लिए कोई अच्छा
इंसेंटिव देते तो समंदर से भी बहुत अच्छी खासी मछली बिल्कुल पकड़ ऐसे ही के है। बैरून मुल्क भेज सकते थे। इसके अलावा सूबे भर में इतने ज़मीन है, इतने झील हैं, इतने तालाब हैं, आपके तस्वर से ज़्यादा, लेकिन नतीजा क्या है कि कोई ख़ास इस तरह का कोई प्रोजेक्ट नहीं। बताने पर आपको बहुत बड़े प्रोजेक्ट बताएंगे, ये कहेंगे कि ये श्रिम्प के प्रोजेक्ट है, ये फिलां प्रोजेक्ट है, ये फिलां प्रोजेक्ट है, लेकिन आप देखें ना, आप पूछें FBR वालों से पूछें कि आपको कितना ज़र मुबादला मिल रहा है फिशरीज से। आटे में नमक के बराबर है। पाकिस्तान में जो आपका एक्सपोर्ट है मेजॉरिटी तो टेक्सटाइल पे, उसके बाद चमड़े या दीगर जो चीज़ें हैं। आप फिशरीज का देखिए कि कितना है, हालांकि सिंध पूरा जो है फिशरीज है। प्रोजेक्ट यहाँ हैं इतना कि उतनी पोटेंशियल है। पैदावार भी होती है कि नहीं होती है? नहीं, बिल्कुल नहीं होती। ये तवज्जो दें तो करें ना। इनके जेटीज जो है इन पे हर साल या दूसरे साल बहुत बड़े बड़े अरबों रुपए करोड़ों रुपए खर्च करते हैं, नए जेटीज बनाते हैं, नए बोट खरीदते हैं, लेकिन जो हैं इस शोबे से वाबस्ता माहीगीर, आप उनसे बात करो तो वो माथा अपना कुटते हैं, कह रहे हैं कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ बनाने के लिए है। उनका कहना यह है कि अगर प्रॉपर तरीके से ये तवज्जो दें, इंसेंटिव दें और इसको इंटरनेशनल मार्केट में स्पेस दें, लोगों को वहाँ तक रसाई दें, तो बहुत बड़ा ये जो प्रोजेक्ट है, कोई फिशरीज कोई छोटा प्रोजेक्ट नहीं है। आप यकीन करें टेक्सटाइल से ज़्यादा इनको जो है आमदनी हो सकती है, लेकिन बदकिस्मती ये है कि इनको फोकस कौन करे, इनको तवज्जो कौन करे, इनकी नीयतें ठीक नहीं है। अब यहाँ देखें कोई प्रोजेक्ट आ रहा है, वो प्रोजेक्ट चला नहीं पा रहे, उस प्रोजेक्ट में कहीं ना कहीं से कोई ना कोई घपला हमें नज़र आ रहा है। अच्छा मुगीरी साहब, कितने फीसद हामला खवातीन इससे मुस्तफ़ीद हुई हैं? क्योंकि देखा जाए तो बैन अल-क़वामी मालियाती इदारे की जानिब से फंडिंग की गई थी, तो कितने फीसद खवातीन इससे मुस्तफ़ीद हुई हैं या फिर सिर्फ कागजी कार्रवाई की गई उस हवाले से भी? देखिए ये तो बहुत बड़ी दावाएं करते हैं। मैंने इनके कुछ अफसरान से बात की, उन्होंने कहा कि जितना हमारा टारगेट था हम टारगेट के 70-80% पे गए हैं। तो 70-80% तो हंसने वाली बात हुई। मैं कहता हूँ अगर 20-25% भी अगर इनको फायदा पहुंचा होगा ये तो बहुत बड़ी बात। ये कह रहे हैं 70-80% प्रोजेक्ट कामयाब रहा है, लेकिन जब इनसे पूछते हमें दिखाएं, हमें फिगर्स दें, हम कि उनके कांटेक्ट नंबर दें, तो कुछ भी नहीं है, कख भी नहीं है। सही। तो यहाँ पर बदकिस्मती से कागजों में आपको एक क्लास चीजें मिलेंगी, A1 भी आपको दिखा देंगे, लेकिन जब प्रैक्टिकली आप जाएंगे, तफसील मांगे कि हमें दें, कांटेक्ट नंबर दें, उन खवातीन का दें, वो एरियाज बताएं, हम जाएं, तो आपको आयमाइशाएं करते रहेंगे। इस तरह से ये भी एक नाकाम प्रोजेक्ट है, मैं अगर कहूँ तो ये गलत नहीं है। और वो भी वर्ल्ड बैंक का। हाँ, तो वर्ल्ड बैंक की जो अथॉरिटीज हैं उनको स्पेशली नोटिस लेना चाहिए कि हम इतने पैसे दे रहे हैं, ये कैसे ज़ाया हो रहे हैं। मतलब करोड़ों रुपए का गबन यूं ही कर लिया जाता है और उसका कोई खाता भी नहीं मिलता है, और कोई पूछता क्यों नहीं है मुगीरी साहब? देखिए पूछने वालों ने पूछा, इंक्वायरी बिठाई, अब देखिए इंक्वायरी को भी कोई 6 माह होने वाले हैं। साहब छोड़ दें यार, छोड़ दें ऐसी इंक्वायरीज तो हम बारहा देख चुके हैं। इंक्वायरियां तो बैठती हैं, रिपोर्ट्स भी सामने आ जाते हैं और नाम भी सामने आ जाते हैं। ये बताएं कि कोई कार्रवाई भी होती है या बस महज दिखावा ही दिखावा है हर जगह? इस इंक्वायरी पे तो कोई बड़ी कार्रवाई मुझे नज़र नहीं आ रही है। कुछ लोगों का ख्याल है जो डिपार्टमेंट में बैठे हैं, उन्होंने कहा कि जो पिछले वजीर साहब थे, जो एडवाइज़र साहब, उन्होंने जानबूझ के ये इंक्वायरी बिठाई, उनको कुछ लोगों को नापसंद थे इसलिए उन्होंने इंक्वायरी बिठाई। अच्छा। और जबकि अगर ऐसी बात है तो आप थर्ड पार्टी को भेजें, आप CMIT को भेजें। वज़ीर आला मुआयना टीम है, आजकल बहुत अच्छा काम कर रही है, उसकी चेयरपर्सन है, लेडी हैं, उनके मेंबर जो हैं बहुत शानदार काम करते हैं, उनको भेजें तो पता लगे। अगर उनको भेजेंगे तो बहुत सारी चीजें और खुल जाएंगी, इनका काला चिट्ठा खुल जाएगा। लेकिन तो ये कभी नहीं भेजेंगे। से आप बता रहे हैं फिर तो हम ये कहें कि अच्छा सिर्फ उनकी बनती नहीं थी, उनको अफसर पसंद नहीं थे इसलिए इंक्वायरी बैठ गई, तो ये मामला हमारे सामने आ गया। अगर उनके पसंद के अफसरान होते तो शायद ये भी इंक्वायरी अब तक ना होती। हाँ ये भी मुमकिन है, ये भी मुमकिन है, क्योंकि हम माजी में करते रहे। मैं तो बहुत करता रहा हूँ इस डिपार्टमेंट पे, मैंने बड़ी बड़ी स्टोरीज इसकी ब्रेक की हैं। तो इस पर बहुत ज़्यादा गड़बड़ है यहाँ इस महकमे में। इस महकमे में भी यकीन माने किसी इनकलाब की ज़रूरत है, बाकी ये सुधरने वाले यहाँ पर भी नहीं है।
तो कौन सुधारेगा इनको? मुगीरी साहब, आखिर हमने सिस्टम को दुरुस्त भी तो करना है। देखिए, मैं कहता हूँ इनको अल्लाह ही हिदायत दे, बाकी क्योंकि सिंध गवर्नमेंट से ये दुआ हम हर बार करते हैं मुगीरी साहब कि अल्लाह इनको हिदायत दे दे, लेकिन इनको हिदायत आती ही नहीं है। मुझे सिर्फ ये बताएं कि इस तमाम इंक्वायरी के बाद कार्रवाई करने की जिम्मेदारी किस पर आयद होती है? देखिए, महकमे का वजीर बैठा है, उसको चाहिए कि इस पे उसको चीफ मिनिस्टर इंस्पेक्शन टीम के हवाले करे, क्योंकि एंटी करप्शन पे भी अभी हमें यकीन नहीं रहा है। लोग कहते हैं कि वहाँ पर भी उनके हाथ पांव बांधे हैं। तो CMRT एक बचता है सूबे की अपनी या नेब है, उनको भेज दे। कोई 10-15 सालों की अगर इनकी हो जाए ना, तो 10-15 सालों में बिलियंस रुपीस के इनके प्रोजेक्ट मिले। मैं अगर कहूँ कि 70-80 अरब रुपए इनको मिल चुके हैं 10-12 सालों में, तो ये गलत नहीं है। 70-80 अरब में कम से कम भी 50-60 अरब के करीब घपले आपको नजर आ जाएंगे। बिल्कुल मुगीरी साहब, देखा जाए तो थोड़ी सी तवज्जो और दी जाए तो जिस तरह से कराची में समुंदर है, मछली को आप एक्सपोर्ट करें तो अच्छा खासा ज़र मुबादला हासिल कर सकते हैं, उस पर भी तवज्जो नहीं दी जा रही है। उस पर तवज्जो कौन देगा? देखिए, मैं आपको बताऊं कि अभी मुझे अफसरान कह रहे हैं, मुख्तलिफ दौर के वज़रा के बारे में बता रहे हैं कि फ़लाँ वज़रा आया तो वो यहाँ से अच्छे नस्ल के जो जानवर है वो ले गए, उन्होंने ये फार्म बनाया। दूसरे के लेके रहे, उन्होंने गाय के अच्छे नस्ल की चीज़ें लेकर गए, वो फार्म बनाए। तो पहले जितने भी वज़रा आते हैं उनके पास फार्म नहीं होते हैं, पहले जितने भी सेक्रेटरीज आते हैं उनके पास ये लाइव स्टॉक के फार्म नहीं होते। यहाँ आते हैं तो मुर्गियों के फार्म भी बन जाते हैं, लाइव स्टॉक के फार्म भी बन जाते हैं, बड़े बड़े केटल फार्म वो बना लेते हैं अपने रिश्तेदारों के नाम से। तो जाहिर है जिनको तवज्जो देनी है ये खुद इस कारोबार में, इस धंधे में लग जाते हैं, तो फिर कहाँ से होगा। मैं आपको एक मिसाल बताऊं कि 2009-10 में सिंध गवर्नमेंट ने एक ऐलान किया था कि हम सूबे में वाइट रेवोल्यूशन लेके आ रहे हैं, सफ़ेद इनकलाब। वो सफ़ेद इनकलाब क्या था कि सूबे में जितने भी माहीगिरी और ये माल के शोबे से, जानवरों के शोबे से जितने भी लोग इन्वॉल्व हैं उनको हम सपोर्ट करेंगे, उनको सब्सिडी देंगे, ताकि वो दूध के मामले में वो भैंसें और जो काव है वो ज़्यादा ख़रीद करके दूध ज़्यादा से ज़्यादा वो ख़रीद कर मार्केट में बेच दे। तो वाइट रेवोल्यूशन के नाम पे इन्होंने एक बम्भोर डेयरी डेवलपमेंट वहाँ कायम किया था। बम्भोर डेयरी डेवलपमेंट, कोई ये 10-12 साल पुरानी बात है। तो पता चला कि कोई 2.5 अरब रुपए का प्रोजेक्ट था। 2.5 अरब रुपए में कोई 1 अरब के करीब सेक्रेटरी और दीगर अफसरान उड़ा के भाग गए, उन पे FIR हुई। आज तक पता नहीं है कि उस FIR का क्या हुआ, उन पैसों का क्या हुआ। वो जो प्रोजेक्ट है बम्भोर डेयरी डेवलपमेंट, वो आगे क्यों नहीं चल पा रहा, जिन्होंने तबाह किया उनके खिलाफ कार्रवाइयाँ क्यों नहीं हो रही है। तो सूबे का जो वाइट रेवोल्यूशन था, सफ़ेद जो इनकलाब था, वो ख्वाब रह गया है। बहुत से ऐसे मंसूबे हैं जो सिर्फ ख्वाब ही रह गए हैं मुगीरी साहब। लेकिन एक और सवाल जो मैं आपसे करना चाह रही हूँ, मुझे सिर्फ ये बताएं, जिस तरह से बैनुल अक़वामी मालियाती इदारे की जानिब से इस इदारे को फंडिंग की गई, तो जब वो फंडिंग करता है तो उसको बाकायदा तौर पे बताया जाता है जी हम इस मंसूबे के लिए फंडिंग कर रहे हैं, तो क्या उसके ऊपर बैनुल अक़वामी मालियाती इदारा सवाल नहीं खड़ा करता जब वो मुकम्मल नहीं होता? तो बिल्कुल खड़ा करता है। देखिए, ये क्या करते हैं कि पेपर ऐसे फर्स्ट क्लास बनाते हैं, उनको पेपरों में दिखाते हैं, और कुछ इलाकों में उनको नहीं लेके जाते, उनको डराते हैं कि यहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर का बड़ा मसला है, आप ना चलें तो बेहतर है। ठीक है, तो वो भी मजबूर होकर नहीं जाते हैं। मतलब हर मसले का हल पहले से वो बना के रखते हैं। बड़े उस्ताद है, आपकी सोच से ज्यादा ये उस्ताद है। इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ कि अगर इनके 10-15 सालों की इनकी ऑडिट हो जाए, 10-15 सालों की इनकी जो है CMRT या नेब इंक्वायरी करे, यकीन माने 40-50 अरब रुपए से कम इन्होंने टीका नहीं लगाया है। अगर ये 40-50 अरब रुपए की सब्सिडी इस शोबे से वाबस्ता जितने लोग थे अगर उनको मिल जाते, केटल फार्म वालों को मिल जाते, वाकई में वाइट रेवोल्यूशन आ जाता, सफ़ेद इनकलाब आ जाता। थोड़ा सा होश से काम लें तो बहुत से रेवोल्यूशन आ सकते हैं मुगीरी साहब, देखा जाए तो। लेकिन अब हमारी इस महकमे के वजीर से दरख्वास्त ही है कि खुदारा इसके ऊपर थोड़ी सी तवज्जो दें, क्योंकि जिस तरह से बैनुल अक़वामी मालियाती इदारे फंडिंग करते हैं, अगर यही सूरत हाल रही तो आने वाले वक्तों में बहुत मुश्किल हो जाएगा कि कोई मनसूबा जो है वो कामयाबी की तरफ जाए। नाज़रीन, इसके साथ ही आज के प्रोग्राम से बस इतना ही। ढेर सारी दुआओं में हमें याद रखिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।